So hello guys, this is Mubin. I'm back with the another session. So here we are with the next, that is the heavy and the long length surcharge. Okay, what are the different types of surcharge? सरचार्ज जाने से पहले आपको सरचार्ज की टाइप्स यानी कि उसकी क्या है उसके पहले द थिंग यू वांट टू नो इज व्हाट इज सरचार्ज। आप सबको पता है जब शिपिंग की काम आती है तो जब उसे एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट तक जाने के लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट चाहिए होती है, इजंट इट? दैट इज़ फिक्सड। लेकिन क्या होता है, मतलब कभी कभी ये फिक्सड चार्ज के अलावा ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एडिशनल चार्जेस लेते हैं, उसे हम कहते हैं सरचार्जेस। द अमाउंट विच इज इन एडिशन टू द ओरिजिनल वन, दैट इज नोन एज द सरचार्ज। ओके, सरचार्ज मेनली 4 तरह के बेसिस पर एडिशनल चार्जेस लेते हैं। ओके, द थिंग विच इज फॉर एडिशनल चार्जेस इज नोन एज द सरचार्ज। ओके, हेवी लिफ्ट एंड द लॉन्ग लेंथ सरचार्ज। ओके, हेवी लिफ्ट एंड द लॉन्ग लेंथ सरचार्ज। एक्सप्लेनेशन से जाने से पहले आपको मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ एज यूजुअल। हेवी लिफ्ट मतलब जो चीज़ बहुत भारी हो, जहाँ शिप को उसे उठाने की कैपेसिटी नहीं हो, दैट मीन्स इट्स मस्ट बी अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट, राइट? सो वो चीज़ अगर हम शिप में कैरी नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या करना चाहिए, उसके लिए हम एक स्पेशल इक्विपमेंट लाना चाहिए। जब एक स्पेशल इक्विपमेंट लाना चाहिए उस टाइम वो क्या करते हैं, एडिशनल चार्जेस का अप्लाई करते हैं। और लॉन्ग लेंथ सरचार्ज, अगर लॉन्ग लेंथ सरचार्ज हो, लॉन्ग लेंथ मतलब अगर एक चीज़ हो वो लॉन्ग लेंथ हो, यानी कि शिप से भी बड़ा साइज़ का लेंथ हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो वी अप्लाई व्हाट, सरचार्ज। हेवी एंड द लेंथी आइटम्स कैन नॉट बी कैरीड बाय द गियर ऑफ द शिप्स, यानी कि उसकी लेंथ के बावजूद या उसकी हेवी के बावजूद हम उसे कैरी नहीं कर सकते हैं। ओके, सच रिक्वायर फ्लोटिंग डायरेक्ट्स फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस आर मेड। तब हम क्या करते हैं, शिप्स के उसे क्या उठाने की कैपेसिटी नहीं है तो हम उसे फ्लोटिंग डायरेक्ट्स फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस आर मेड। फ्लोटिंग डायरेक्ट्स मतलब इट्स एन इन एडिशन, यानी कि ये हैवी इक्विपमेंट और सरचार्ज को, हैवी इक्विपमेंट और लॉन्ग लेंथ सरचार्ज को, लॉन्ग लेंथ प्रोडक्ट को उठाने के लिए हम एक इक्विपमेंट का इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग डायरेक्ट्स। अगर हम फ्लोटिंग टेरेस का यूज़ करते हैं, यानी कि वो इक्विपमेंट जिसके लिए हम हेवी लेंथ और लॉन्ग लेंथ सरचार्ज, लॉन्ग लेंथ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए फ्लोटिंग टेरेस का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली क्या करेंगे ऑपरेटर्स उसमें सरचार्ज लगाते हैं। और दूसरा आता है पोर्ट कंजेशन। पोर्ट कंजेशन का मतलब हिंदी में बताऊंगी तो उसका मतलब सिंपली में ये है, जो भीड़ एक शिप में, जब शिप लोडिंग या डीलोडिंग करते हैं उस वक्त जो वो भीड़ होती है वहाँ, ड्यू टू दिस लोडिंग एंड डीलोडिंग, उसे हम कहते हैं पोर्ट कंजेशन, जब शिप की मैटर आती है। ओके, तो लाइनर कैरियर सफर abnormal delays. Okay, liner carriers suffer abnormal delays at certain ports for loading and deloading operations. Okay, यानी कि हमें सब पता है जब भी एक सामान शिप में हम लोड करते हैं या तो डीलोड करते हैं, उसमें बहुत तरह की वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, डिलेस होती है, यानी कि टाइम का अफेक्शन होती है। ओके, टाइम का अफेक्शन होती है। तो ओके, तो टाइम डिले होता है, टाइम डिले होता है। द टाइम लॉस बाय द कैरियर ड्यू टू दिस विल टोटली बी अनप्रोडक्टिव एंड हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट नॉन एज द स्टैंडिंग चार्जेस। यानी कि आप समझिए कि अगर आप डीलोडिंग करते हैं या आप जो लोडिंग करने वक्त वहाँ डिले होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर स्पोर्ट में डिले होता है, तो उसे हम कहते हैं, उसका डिले होता है तो वहाँ टाइम का लॉस होता है। जब टाइम का लॉस हो तो उसे क्या करना चाहिए, एक एडिशनल अमाउंट पेमेंट करना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। एटलीस्ट स्टैंडिंग चार्जेस हैज़ टू गिव ड्यूरिंग द डिटेंशन। जो टाइम लॉस्ट हुआ है वो हम, द टाइम लॉस कैन नॉट बी गेन्ड, इजंट इट? जो हो लॉस्ट हुआ है, लॉस्ट हुआ है। एटलीस्ट हम क्या करना चाहिए, स्टैंडिंग चार्जेस देनी चाहिए। जैसे कि स्कूल स्टूडेंट, अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेते हैं तो स्कूल स्टूडेंट को अगर हम कहते हैं तो उसे हम स्कूल छोड़ने के बाद कहते हैं नहीं तुम वहाँ नहीं जाओ, हम स्कूल में ही रखो, तब ये स्टूडेंट का क्या हुआ, नुकसान हुआ, इज़न्ट इट? जो नुकसान वो स्टूडेंट को हम कभी नहीं रिटर्न दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग सरचार्ज। अंडरस्टूड? जब भी एक डिले होता है ड्यू टू लोडिंग एंड डी लोडिंग,
तब हम एक फाइन कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्ज। अब नेक्स्ट आता है बैंक सरचार्ज और बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर। बैंक सरचार्ज मीन्स आप सबको पता है ऑयल का प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब ऑयल का प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिग करना चाहिए, उसमें क्रूड ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल को हम फाइन ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, इज़न्ट इट। तब क्या होता है, मतलब जब भी एक ऑपरेशनल कॉस्ट आती है तो ये ऑयल के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट, मेजर ऑपरेशनल कॉस्ट व्हेन देयर इज एन हाइक इन ऑयल प्राइस सच हैज़ टू बी पेड। कभी कभी क्या होता है, ऑयल के रेट नॉर्मल होते हैं, कभी कभी देयर विल बी एन हाइक मतलब या बहुत एकदम से ज़्यादा हो जाता है, isn't it? Surcharge has to pay. In fact, some conference have merged surcharges with tariff. जब भी एक आप ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद ऑयल प्रोडक्शन के लिए यानी कि उसको सेल में रखते हैं, जब एडिशनल उसमें हाइक होता है यानी कि एकदम से ज़्यादा प्राइस उसको बढ़ जाता है, तब हम क्या करेंगे, उसे तारीफ के फॉर्म में यानी कि टैक्स के फॉर्म में उसे ज़्यादा लेते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड द बंकर प्राइस और द बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर। अब नेक्स्ट आता है करेंसी सरचार्ज और द करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। Comparing to those three, this one is a bit important. Currency surcharge or the currency adjustment factor. Currency surcharge with the fluctuation in the international currency with floating exchange rate. हम आप सबको पता है इंटरनेशनल करेंसीज का रेट डिफरेंट है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि हमारी कंट्री और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब जब भी एक करेंसी का एक वैल्यू होता है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट होगा। आई रिपीट, डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट होगा। विद द फ्लक्चुएशन इन इंटरनेशनल करेंसीज विद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल करेंसी डिफ्रेंशिएट होता जाएगा यानी कि फॉरेन की जो कंट्री उसके डिपेंड होता जाएगा। एवरी कॉन्फ्रेंस हैव ओन तारिफ करेंसी यानी कि जब भी हम एक कॉन्फ्रेंस लेते हैं सभी कॉन्फ्रेंस को उसकी करेंसी की एक पर्टिकुलर तारीफ है, यानी कि इंडिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ तारीफ यानी कि टैक्स की पेमेंट करनी चाहिए। सिमिलरली अगर व्हेनेवर देयर इंटरनेशनल करेंसी में जब भी कोई फ्लक्चुएशन आता है वो डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द एक्सचेंज रेट तभी इंटरनेशनल करेंसीज में भी एक डिफरेंस आता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन करेंसी वुड क्रिएट सम लॉस अगेन, यानी कि अगर एक ये चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी लाइक समटाइम इट इज़ वेरी हाई समटाइम इट इज़ वेरी लो। सब फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन यानी कि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होती है तो तब क्या होगा, वहाँ लॉस या गेन की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर वो गेन हुआ तो अच्छा है, लेकिन वहाँ लॉस की होगी तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तब भी ये हम थिंक करना चाहिए। सो फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन करेंसी वुड क्रिएट सम लॉस और गेन टू कैरियर विच वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी ऊपर होता है तो पॉजिटिव होगा, कभी नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, मगर देर आर चांसेस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन तारिफ करेंसी सफर्स, ओके, व्हेन तारिफ करेंसी सफर्स devaluation, revenue collection would be affected. When tariff currency suffers devaluation मतलब अगर वो बहुत ही नीचे उसकी वैल्यू आती है तो रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी डिफेक्टेड, तो हमें जो कुछ भी रेवेन्यू मिलता है यानी कि इनकम मिलता है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो टोटल यहाँ हमने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि क्यों हम एडिशनल अमाउंट पेमेंट करते हैं। फर्स्ट है हेवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ सरचार्ज, उसके लिए हमें चाहिए फ्लोटिंग टैरिफ। उसके बाद हुआ था पोर्ट कंजेशन में डिले हुआ था, हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग सरचार्जेस डालेंगे, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था। बंक सरचार्जेस और बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर, ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो तो ऑयल हम ज़्यादा पैसा झेलना चाहिए, तब ये कंसेप्ट याद करने। और करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर में आप ये पहला लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, फ्लक्चुएशंस इन करेंसी विथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, so every conference has to deal with that. So this was about the surcharges. Thank you guys.